ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको मालूम होगा कि सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में जाएंगे तो एमपी पीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस। और याद रखिए, ये आर्टिकल किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। खतरा बन सकते हैं कश्मीरी अलगाववादी। आप सभी को मालूम है कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। लद्दाख की आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से सीमा लगती है, और राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द करने के साथ यह निर्देश भी दिया था कि एक तय समय में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। कहां? जम्मू कश्मीर में। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे चुनाव से देश का एक वर्ग आश्वस्त दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लोगों को यह भी उम्मीद है कि नई विधानसभा के चुने जाने के बाद आजादी के पहले दिन से ही मुसीबतों से घिरे हुए जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी। कश्मीर विवाद के कारण यहाँ की जनता ने जैसी कठिनाइयां देखी हैं और भारत विरोधी शक्तियों के नैरेटिव निर्माण की ताकत के आगे बार बार पस्त होने वाली केंद्रीय सरकारों ने वैश्विक मंचों पर जिस स्तर का विरोध सहा है, उसके बाद इस तरह की आशाओं का जगना स्वाभाविक भी है। और आप देखिए, इस विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की जनता ने जैसे उत्साह के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव में भाग लिया और जैसे शांति भरे माहौल में भी चुनाव संपन्न हुए, उससे भी कश्मीर में सब कुछ ठीक होने की आस जगी थी। लेकिन आप देखेंगे, चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन से ही कश्मीर घाटी में जिस तरह के उम्मीदवार और जैसे चुनावी वादे पूरे माहौल पर हावी हैं, उसे देखते हुए यह आशंका बल पकड़ने लगी है कि विधानसभा में भले ही कोई पार्टी या फिर गुट बहुमत हासिल करे, लेकिन घाटी की राजनीति फिर से अलगाववाद और केंद्र से टकराव की आग में तप सकती है। और देखिए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे सामान्यतः आप लोग चुनाव आयोग कह देते हैं। ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो या तो अलगाववादी रहे या ऐसे संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं, और इनमें अनेक निर्दलीय हैं। इन निर्दलीय उम्मीदवारों के एक बड़े वर्ग का संचालन इंजीनियर राशिद के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद कर रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से वह चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा हो गया है। अलगाववादी छवि वाले इंजीनियर राशिद ने जेल में बंद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को उन्हीं की परंपरागत सीट बारामूला से बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया था। और राशिद पर यह आरोप है कि उसने इन चुनाव में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के साथ अंदर खाने गठबंधन किया हुआ है। और अपने प्रचार अभियान में अनेक उम्मीदवारों ने खुलकर यह कहा है कि चुनाव जीतने पर वे फिर से अनुच्छेद 370 लागू कराएंगे और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को भी बहाल कराएंगे। ऐसे उम्मीदवारों की सभाओं में जुटने वाली भीड़ का एक असर यह हुआ कि आम तौर पर आतंकियों, अलगाववादियों के मुकाबले मध्य मार्गी और नरमपंथी मानी जाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी गरम तेवर अपना लिए हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चुनावी भाषणों में 370 को फिर से लागू करने और राज्य को अधिक स्वायत्तता एवं विशेष दर्जा दिलाने का वादा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
तो अपने चुनावी वादों में यह भी शामिल किया है कि अगर कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन को बहुमत मिला तो विधानसभा में फिर से 2000 वाले वाले उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा जिसमें राज्य का 1951 के स्तर वाला दर्जा बहाल करने की बात कही गई है थी, और उसमें जम्मू कश्मीर के लिए भारत से अलग अपने झंडे और संविधान की व्यवस्था थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के कारण कांग्रेस के नेता असमंजस में है। कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में उसके जैसा रवैया अपनाने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती है। जम्मू और कश्मीर घाटी के राजनीतिक समीकरण एक दूसरे से ठीक उलट हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू में जिस बड़े पैमाने पर खुशी और उत्सव का माहौल बना वह कांग्रेस नेताओं को याद है। इसके बाद केंद्र की नीतियों ने जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जिस तरह विकास के नए द्वार खोले हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस किसी भी हालत में 370 की वापसी की बात कहने का जोखिम नहीं उठा सकती है। और एक तरह से कहते हैं कि ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो वो भी जानते हैं कि 370 अब वापसी नहीं आने वाला है। अब देखिए, अलग से संविधान, अलग से झंडा मिलने वाला नहीं है। कश्मीर घाटी में माहौल को और खराब करने वाले दो और तथ्य भी हैं और जिसकी अनदेखी महंगी पड़ सकती है। एक तो यह है कि लगभग हर मामले में खुद को सक्रिय दिखाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही चुनाव कराने का निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन कश्मीर घाटी से आतंक और हिंसा के दम पर भगा दिए गए कश्मीरी हिंदुओं और सिखों की सुरक्षित घर वापसी और स्थानीय राजनीति में उनकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया है। लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट से यह आशा की जाती थी कि वह इस पाप का संज्ञान लेता और भारत के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य की कश्मीर घाटी में सदियों से रहने वाले लाखों लोगों को केवल इसलिए भगा दिया गया कि वे मुसलमान नहीं थे। और इसी तरह 2022 में भले ही राज्य के नए परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों को 111 से बढ़ाकर 114 कर दिया और जम्मू को 6 और घाटी को एक अतिरिक्त सीट दे दी हो, लेकिन आप देखें इसके बाद भी विधानसभा में सत्ता का संतुलन 47-43 होने के कारण कश्मीर के पक्ष में ही रहेगा। और दुर्भाग्य से परिसीमन आयोग ने शेख अब्दुल्ला के कश्मीरी दबदबे को बनाए रखने वाले फॉर्मूला को कायम रखते हुए 114 में से केवल 90 पर चुनाव कराने और बाकी 24 सीटों को फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके, जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए यानी गुलाम कश्मीर के नाम पर खाली रखने का फैसला किया है। और आप देखते हैं कि लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों को आशा थी कि अगर परिसीमन आयोग ने 24 सीटें भारत भर में फैले पीओजे विस्थापितों के नाम पर बहाल कर दी होती तो न केवल 77 साल से उपेक्षित और न्याय से वंचित इन लोगों को न्याय मिलता, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति पर कुंडली मारे बैठे कश्मीरी अलगाववादी से भी राज्य और देश दोनों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती। लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम है विजय क्रांति। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। भारत पर निवेशकों का बढ़ता भरोसा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत के शेयर बाजार में नई ऊंचाइयों को छुआ है। सरकार की दूरगामी आर्थिक नीतियों और सकारात्मकता का ही परिणाम है कि भारत की मध्यम और छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उभरते बाजारों में भारत निवेशकों का पसंदीदा देश बन रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद भारत निवेशकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश बन गया है। 1 सितंबर से 13 सितंबर तक कुल 13 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश द्वारा 53,000 करोड़ का निवेश भारत में हुआ है और जिसमें से 28,000 करोड़ का निवेश शेयर बाजार में हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी ने न सिर्फ विदेशी बल्कि घरेलू निवेशकों को भी आकर्षित किया है। पिछले 4 वर्षों में भारतीय निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और शेयर बाजार में मिलने वाले अच्छे रिटर्न से निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और आप देखिए, परंपरागत क्षेत्रों जैसे सोना प्रॉपर्टी में निवेश के अलावा लोगों की शेयर बाजार में भी दिलचस्पी बढ़ी है। अकेले उत्तर भारत के निवेशकों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई है। इंटरनेट और मोबाइल के प्रसार ने लोगों में शेयर बाजार की जानकारी और निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप की सुगमता ने शेयर बाजार को बहुत आसान बना दिया है। वित्तीय साक्षरता में होने वाली वृद्धि ने भी लोगों को इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के नवीनतम सूचकांक में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। यह फर्म विभिन्न देशों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, उभरते बाजार आदि के आधार पर अनेक प्रकार के सूचकांक जारी करता है और इसमें 2 सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला उभरते बाजार का निवेश योग्य बाजार सूचकांक और दूसरा है उभरते बाजार का मानक सूचकांक। उभरते बाजार में निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन के 21.58% वेटेज की तुलना में भारत का वेटेज 22.27% हो गया है।
मॉर्गन स्टैनली द्वारा बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों के 3,355 शेयरों के आधार पर 24 उभरते बाजारों का निवेश योग्य बाजार सूचकांक तैयार किया जाता है। उभरते बाजार के मानक सूचकांक में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कराई है। इस सूचकांक में बड़ी और मध्यम कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक उभरते बाजारों के मानक सूचकांक में भी भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पिछले दिनों चीन के खराब प्रदर्शन करने वाले लगभग 60 स्टॉक को इसमें से हटा दिया गया, जबकि भारत के अच्छा प्रदर्शन करने वाले 7 स्टॉक को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद भारत का वेटेज जहां 84% बढ़ा, वहीं चीन का वेटेज में 50% की गिरावट आई है। वर्तमान में चीन का वेटेज 23.7% है और भारत का प्रतिशत आप देखिए 20.6% है। 2021 की शुरुआत में भारत का वेटेज 9.2% था और जो चीन के आप देखिए 38.7% वेटेज के 1/4 से भी कम था। यह पुनर्संतुलन व्यापार बाजार रुझानों को दर्शाता है। और जहां चीन आर्थिक चुनौतियों और विनियामक कार्रवाइयों से जूझ रहा है, वहीं आप देखिए अनुकूल आर्थिक स्थितियों से भारत को काफी लाभ हुआ है। इस समय चीन का कुल बाजार पूंजीकरण 8.14 लाख करोड़ डॉलर है, जो भारत के 5.03 लाख करोड़ डॉलर से 60% अधिक है। मॉर्गन स्टैनली के दोनों सूचकांकों में भारत के वेटेज का बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है। सरकार की अनुकूल नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हो रही है और भारतीय कंपनियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। इन सब के कारण इक्विटी बाजार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की मैक्रो अर्थशास्त्र के विभिन्न पक्ष जैसे मौद्रिक और राजकोषीय घाटा आदि पहलुओं पर भी अनुकूल स्थितियां हैं। साल 2024 की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 47% की वृद्धि हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि ऐसे सकारात्मक रुझान प्रमुख कारक हैं और इस सकारात्मकता के कारण ही घरेलू निवेशकों द्वारा भी तुलनात्मक रूप से अधिक पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है। देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जरूर एनसीईआरटी की किताबें पढ़िएगा। अब देखिए, राजकोषीय घाटा की बात हुई तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्च उसके राजस्व से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की अर्थशास्त्र की किताबें भी पढ़ लीजिए। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की हर सब्जेक्ट की किताबें आप लोग जरूर पढ़िए। हर सब्जेक्ट मतलब इतिहास, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गई, अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ, भूगोल हो गई और आप देखेंगे विज्ञान हो गई। ये सबके बारे में एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ सबके बारे में बताया गया कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, कैसे पढ़ना है, क्या फायदे होते हैं। भारत का वेटेज चीन से ज्यादा होने से एवं अमेरिका में मंदी आने की आहट से विदेशी निवेशकों का आज भारतीय कंपनियों पर भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के सूचकांकों में होने वाली इस बदलाव से भारतीय इक्विटी बाजार में 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक की पूंजी आ सकती है और जिससे आर्थिक वृद्धि को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में छोटी और मध्यम कंपनियों के शेयर बड़ी कंपनियों की तुलना में आप देखिए अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है और भारतीय बाजारों के बढ़ते महत्व को बढ़ाए रखने के लिए, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी पर विशेष बल देना होगा। 2047 तक भारत को विकसित देशों में शामिल करने के लिए एक अपेक्षित निवेश की गति को बनाए रखना होगा। निवेशकों की निरंतरता एवं वैश्विक बाजार में भारत के भरोसे को बनाए रखने के लिए सकारात्मक दीर्घकालिक प्रवृत्ति के ढांचे को विकसित करना होगा। इसके लिए उदार निवेश नियमों के द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक अनुकूल आर्थिकी प्रदान करनी होगी। आप देखिए, डॉक्टर सुरजीत सिंह के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताया करिएगा। ऊर्जावाणी, यदा कदा ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है लेकिन बोल कुछ और जाता है। यह एहसास होने पर कि जो बोला गया वह गलत है, तब यही कहने की नौबत आती है कि जुबान फिसल गई। भले इससे बिगड़ती स्थिति से बचने में सहायता मिल जाती है, लेकिन माना यही जाता है कि जुबान फिसली नहीं, बल्कि मन में जो भाव थे वही जुबान पर आ गए। एक कहावत है कि बातन हाथी पाइया और बातन हाथी पांव, यानी अनुकूल शब्द बोलने पर उपहार मिलता है और प्रतिकूल बात कहने पर दंड। एक अन्य कहावत है, जीभ पर लगी चोट ठीक हो जाती है, जबकि जीभ से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। यानी कुछ खाते पीते या किसी अन्य कारण से जीभ कट जाए या फिर चोट लग जाए तो उसका उपचार संभव है, किंतु उसी जीभ से निकली बात किसी की को चोट पहुंचाती है तो उसकी टीस गहरी होती है। और कई उदाहरण आप देखेंगे इसमें। जब लोगों को भगवान से इच्छित वरदान मांगने की बारी आई तो उनके मुंह से कुछ और निकल गया, जैसे कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल गया, और जब जुबान फिसली तो वरदान में उसे निंद्यासन ही मिला। और बात करने के लिए मुंह और जीवा का प्रयोग किया जाता है। मुंह के आकार पर ध्यान दिया जाए
तो ऊपर नीचे के होंठ बिल्कुल धनुष की आकार के लिए होते हैं, आकार लिए होते हैं। और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने पर जीवा से बाण के रूप में बात निकलती है। और मृदुल, सौम एवं स्नेहपूर्ण शब्द जब जीवा से निकलते हैं तो पुष्प बाण जैसे मोहक लगते हैं। और आप देखते हैं कि पुष्प बाण होने की वजह से उन शब्दों से खुशबू निकलती है, जबकि प्रतिकूल, घातक एवं आक्रामक शब्द युद्ध में के मैदान में प्रतिद्वंदी को मारने वाले बाण की तरह हो जाते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि शब्दों के प्रयोग में सतर्कता बरतने का पूर्ण अभ्यास किया जाना चाहिए, ताकि जीवा से निकली वाणी घातक बाण ना बन जाए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है थोड़ा, मैं इसलिए तो कहता हूं कि सीखा करिएगा और हर हाल में विनम्रता रखिए, अपने मुंह से ऐसे शब्द ना निकालिए जिन्हें निकालने के बाद आपको पछतावा हो। ऐसी बातें ना कहिए कि कोई आपसे वही बातें कहे तो आपको बुरा लगे। एक मेक इन इंडिया अभियान की जो सफलताएं रही हैं उन्हीं की बातें हो रही हैं। चलिए, मेक इन इंडिया अभियान आया कब था? बताइए आप लोग। मेक इन इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उसकी सफलता का जो उल्लेख किया उससे असहमत तो नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन यह आवाज किया जाए तो बेहतर है कि इस पहल को और अधिक सफल बनाया जा सकता है। इस अभियान ने कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की है, जिससे 10 वर्ष पहले देश में मोबाइल फोन बनाने वाली केवल 2 कंपनियां थीं और आज उनकी संख्या बढ़कर 200 के करीब हो गई है। इसके चलते भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। और पहले केवल 1556 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात होते थे। निर्यात का मतलब बेचते थे। अब 1.2 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल निर्यात हो रहे हैं। देश में प्रयोग होने वाली 99% मोबाइल मेक इन इंडिया है। इसी तरह फिनिश्ड स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और आप देखिए, खिलौनों के निर्माण में भारत में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब उनका आयात घटकर आधा रह गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जिस तरह 1.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ, उससे 5 प्लांट लगने जा रहे हैं जो प्रतिदिन 7 करोड़ चिप बनाएंगे। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अब दुनिया में चौथे नंबर पर है और देश का ईवी उद्योग अब $3 अरब तक पहुंच गया है। रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कहता है। देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भारत कई देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है और यह कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया अभियान ने रक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। ऐसी ही तस्वीर अन्य क्षेत्रों में भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह एक तथ्य है कि तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से होने वाला आयात कम नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी वस्तुएं चीन से मंगाई जा रही हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। एक समस्या यह भी है कि चीन से तमाम कलपुर्जे मंगाकर उन्हें देश में असेंबल कर कई तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि भारतीय उद्योगपति वह सब देश में क्यों नहीं बना सकते हैं जिनके निर्माण की संभावनाएं देश में है। और इनमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जो पहले भारत में बनती भी थी। एक और जहां देश के उद्योगपतियों को कमर कसनी होगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी यह देखना होगा कि हमारे उद्योगपति चीनी कारोबारियों का मुकाबला करने में क्यों हिचक रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया अभियान कुछ हद तो सफल है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है। एक तरह से एक बात और याद रखिएगा, मेक इन इंडिया की जो सफलताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको बता देना। आगे किस तरह से क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता देना। सरकार की जो पहले हैं उसके बारे में आपको बता देना। इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके बारे में बता देना। तो मैं कह रहा हूं, कोई भी पहलू आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे निबंध लिख रहे हो। असमंजस करें दूर। अभी अभिलेख सुधार के लिए विश्व सर्वे कराने की बिहार सरकार की नीति रैयतों के लिए वह महत्वाकांक्षी योजना है जो भविष्य में भूमि विवाद के प्रकरण कम करेगी। हर भूमि से जुड़े अभिलेख रैयत से लेकर सरकार तक सभी के पास होंगे। सरकार की इस जनोपयोगी योजना से अगर किसी को हानि होगी तो निश्चित रूप से वह भू माफिया और दबंग प्रवृत्ति के लोग होंगे जिन्होंने दूसरे की भूमि को दबा रखा है, उस पर अनाधिकृत स्वामित्व बनाया हुआ है। इस योजना से उन्हें हानि है तो भूमि विवाद को बढ़ावा देकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और अनाधिकृत लाभ का अवसर खोजते हैं। वर्षों बाद शुरू हुए इस विशेष सर्वे ने लोगों की आशा जीवित की है। अब भूमि की जमाबंदी उनके नाम बिना किसी अड़चन के हो जाएगी। देश दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, वह अपने गांव आकर भूमि संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति निकलवा सकेंगे। और अभी अभिलेख सुरक्षित करने के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार निरंतर बता रही कि किसी के बहकावे में ना आए। सर्वेक्षण के लिए जाने वाले राजस्व कर्मी सभी अभिलेखों के साथ भूमि पर पहुंचकर सर्वेक्षण करेंगे। वंशावली की भी घोषणाएं स्वतः करनी होंगी। फिर भी निबंधन और अंचल कार्यालय से लेकर अभिलेखाकार तक भीड़ कम नहीं
हो रही है। इसका सीधा कारण है कि लोगों में यह आशंका है कि उनकी भूमि के दस्तावेज सुरक्षित हैं या नहीं। इस आशंका के पीछे भी तर्क हैं, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भूमि निबंधन से संबंधित कई अभिलेख विभिन्न निबंधन कार्यालयों से गायब हैं। भूमाफिया भी सर्वे को लेकर विभिन्न प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, जो रैयतों के मन में आशंका उत्पन्न करने में सफल हो रहे हैं। सरकार ने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए समस्याएं सुनने के लिए टोल फ्री नंबर जरूर जारी किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी अधिकारियों को लोगों की आशंका दूर करने के लिए उन तक पहुंचकर जागरूक करना चाहिए। ये आप देखिए, नई पीढ़ी भी समझे श्राद्ध का महत्व। अभी आप देखिए, श्राद्ध पितरों के प्रति जो चल रहा है ना, श्राद्ध का अर्थ है पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्राद्ध हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें अपने पूर्वजों के साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस कराता है। श्राद्ध परिवार और समाज के को एक साथ लाता है। श्राद्ध करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है, लेकिन नई पीढ़ी श्राद्ध से दूर होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी अधिकतर आधुनिक जीवन शैली तकनीक से प्रभावित है। इसके अलावा समाज में धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर कई तरह के मिथक और अंधविश्वास फैले हुए हैं। स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। इसके कारण युवाओं को धर्म और संस्कारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। लिहाजा आज के अधिकांश युवा भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। श्राद्ध के अनुष्ठानों को सरल बनाकर युवाओं को आकर्षित किया जा सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर श्राद्ध करने से यह एक सामाजिक आयोजन बन सकता है। श्राद्ध को केवल एक अनुष्ठान के रूप में ना देखकर इसे अपने पूर्वजों के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर किसी सामाजिक कार्य में योगदान देकर हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। पौधे लगाना, कचरा प्रबंधन जैसे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को श्राद्ध के साथ जोड़कर इसे और अधिक सार्थक बना सकते हैं। इस दौरान ध्यान का अभ्यास करके आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अपने पूर्वजों के जीवन कार्यों पर मनन करके हम उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। श्राद्ध के अवसर पर वृद्धाश्रम जाकर या फिर जरूरतमंदों को भोजन वितरित करें तो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है। श्राद्ध के दौरान परिवार के बुजुर्गों को अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इससे युवाओं को अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। श्राद्ध के दौरान युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। इंटरनेट मीडिया का उपयोग करके श्राद्ध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। श्राद्ध हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी। हमें युवाओं को श्राद्ध के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा और उन्हें इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए प्रेरित करना होगा। श्राद्ध को एक बोझ के रूप में ना देखकर इससे एक अवसर के रूप में देखा जाए। यह एक अवसर है अपने पूर्वजों के आशीर्वाद लेने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का और अपने जीवन का चिंतन करने का। ये चलिए अच्छी बात है, जो भी है, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। हम अभी आप देखिए, यही श्राद्ध जो हो रहा है ना, हमारे जानने वाले हैं कोई लोग, वो अपने आप देखिए दादा परदादा का करवा रहे हैं श्राद्ध। पता है, उनकी जो माँ है, उनके बेटों की जो आप देखते हैं कि दादी है, वो उसे खाना नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने अभी कहा, मेरे कुछ लोगों से बात हुई, बोले कितना, मैंने बोला कितना खर्च आएगा, बोले वही 30-35 हजार 40 हजार तक। तो मैंने बोला ये पैसा इकट्ठा करके उस जो आपके घर में एक बूढ़ी माँ है, आपकी दादी है, उसे खाना खिलाने में लगा दीजिए, तो भगवान मुझे लगता है कि बहुत खुश होंगे और सब आपको माफ कर देंगे। वो आप देखिए दूसरे के यहाँ खाना मांगते फिर रहिए, आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप उससे कुछ हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, वो बीमार है। तो मैं कहता हूं देखिए, अपने कर्म हर हाल में अच्छे रखिए, ठीक है, पूर्वजों को मानिए, संस्कार जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और वर्तमान पर भी ध्यान दीजिए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को खूब सफल मानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके माँ बाप की हालत देखिए, उनके दादा दादी की हालत देखिए, सीधे बात करना नहीं आता है उन्हें। जिनका आप देखते हैं हाथ पकड़ के बड़े हुए, उनका हाथ छोड़ दिया। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, तो इन्हें भी देख लिया करिएगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जिसने आप पर आगे बढ़ाया आपको, उसके आगे बड़े मत बनिए, उसे मत भूल जाइए, उसके एहसानों को मत, उसके फर्ज को मत भूलिएगा कभी। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे, संतुष्टि तो नहीं रहेगी। मुझे लगता है माँ बाप कैसे भी हों, हम लोगों में आप देखते हैं कि बचपन में हम लोग उल्टा सीधा जैसे भी बोलते थे, जिद करते थे, हमारी बात उन्होंने मानी ना, तो बुढ़ापे में अगर वो किसी भी तरह की जिद करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो अपनी तरफ से एक सुझाव दे दिया करिएगा, नहीं नहीं ऐसा कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं उन्हें करना है, तो वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना चाहिए, मुझे लगता है। ये अभी आप देखिए तिरुपति मंदिर से जिस तरह की खबरें आई वहां के प्रसाद लड्डुओं को लेकर, तो उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है, मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्था में परिवर्तन की बातें हो रही हैं। और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर विवादों के घेरे में है।
वस्तुतः प्रसाद बनाने के लिए यहाँ जिस घी का उपयोग किया गया वह सही नहीं था। इसमें सुअर की चर्बी और मछली का तेल आदि के अंश पाए गए और इसके बाद से लोगों का सारा आक्रोश मंदिर समिति पर है। इस मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधीन है, जिसका नियंत्रण एवं संचालन आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है। इस समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों में ऐसे घटिया घी की खरीद बाजार के सामान आपूर्तिकर्ता कंपनियों से की जा रही थी, जबकि इसे किसी प्रतिष्ठित गौशाला अथवा डेयरी फार्म से खरीदना चाहिए था। और यह आप देखते हैं समस्त रहस्योद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है, जिसके उपरांत आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी जहां इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगा रही, वह जगनमोहन का दल वाईएसआरसीपी ने इस मसले पर न्यायालय का रुख किया है। साथ ही इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। सरकार की सहयोगी भाजपा दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के पक्ष में है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाए जाने की वकालत भी कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। अमरावती इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व सरकार पर सवाल। तो इस पूरे प्रकरण में जगनमोहन रेड्डी की भूमिका पर सवाल है। कानूनी तौर पर देखें तो उनकी संलिप्तता कहने को केवल उतनी ही है जितनी ऐसी किसी मामले में किसी भी अन्य मुख्यमंत्री की होती है, किंतु कई बातें ऐसी हैं जो संदेह को गहरा करती हैं। मसलन मंदिर के पूर्व पुजारी रमन दीक्षी तुलु का यह कहना कि इस मसले को कैसे मैंने कई बार टीटी बोर्ड के सामने उठाया था, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं जगनमोहन द्वारा अपने ईसाई रिश्तेदारों को ही बारंबार तिरुपति देवस्थानम बोर्ड अध्यक्ष बनाना भी शक को गहरा करता है। और जगन की मां द्वारा पूर्व में एक टीवी चैनल को दिया गया साक्षात्कार चर्चा में 6 वर्ष पुरानी इस वार्ता में वह कह रहे हैं कि हम कट्टर ईसाई परिवार से हैं। हम मजबूरी में ही हिंदू मंदिरों तक जाते ताकि हिंदुओं का वोट ले सकें। यह वक्तव्य उनकी दुराग्रही सोच को बताने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में समस्त साधु समाज और संघ परिवार इस प्रसंग को लेकर मुखर है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की ओर से कार्रवाई की मांग वाले बयान आए हैं। वस्तुतः सवाल पिछले 5 वर्षों में मंदिर उपयोग के लिए क्रय किए गए समस्त घी का भी है, क्योंकि यहाँ विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के पूजा एवं भोग के समस्त विधान केवल देसी नस्ल के स्थानीय गाय के घी से बनाने का नियम है। इस बीच आम हिंदू जनमानस से इसे लेकर ठगा और मर्माहत महसूस कर रहा है। प्रतिदिन इस मंदिर में लाखों भक्त आते हैं जो प्रसाद स्वरूप इन लड्डुओं को श्रद्धापूर्वक घर ले जाते हैं। तिरुपति बालाजी के इस प्रसाद की महिमा का अंदाजा श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से लगाया जा सकता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्व भर से आए आगंतुकों को यह प्रसाद स्वरूप दिया गया था, और जिससे आप देखें घरेलू और जिसकी पहली तिरुपति मंदिर समिति द्वारा स्वतः ही की गई थी। वस्तुतः यह केवल आस्था ही नहीं अपितु लोगों के भोजन संबंधी शुचिता एवं तौर तरीकों पर भी मसला है। गैर हिंदू अध्यक्ष, अगर तिरुपति बालाजी मंदिर का ही विचार करें तो पहले भी इसके गैर हिंदू अध्यक्ष की नियुक्ति का मसला चर्चा में रहा है। जगन हो या उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी टीटीडी अध्यक्ष नियुक्ति का मसला इनके समय सदैव विवादों में रहा है। एक तो कट्टर ईसाई व्यक्ति, दूसरे इनके रिश्तेदार में से ही किसी का अध्यक्ष होना, और इसने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इन अध्यक्षों के कार्यकाल में कई प्रकार के आरोप भी लगते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री सैमुअल राजशेखर रेड्डी के समय क्रॉस की आकृति वाले स्तंभों से लेकर जीसस के चित्रों का मामला विवादों में रहा है। वहीं मंदिर द्वारा संचालित विकल्पों में ईसाई कर्मचारियों की नियुक्ति का मुद्दा भी चर्चा में रहा। देव स्थानम के शिक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं द्वारा ईसाई मत प्रचार के आरोप भी लगते रहे। मंदिर प्रबंधन बात यदि मंदिरों से जुड़ी व्यवस्थाओं के बदलाव की हो तो समाज के एक बड़े वर्ग को लगता है कि यह मुद्दा महज मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का है। हिंदू हितैषी संगठन इसमें हिंदुओं के सर्वे समाज की सहभागिता चाहते हैं। वहीं से वे संतों के पूर्ण एकाधिकार वाले सोच में से भी सहमत नहीं है। बात बहुसंख्यक हिंदुओं की करें तो समन्वयवादी दृष्टिकोण एवं प्रगतिशीलता दोनों को उसी संस्कार में ही मिले हैं। इसके बावजूद स्थापित विमर्श के नाते वे निष्कर्ष से दूर हैं और इनकी दृष्टि में व्यवस्थाओं में कुछ बेहतर और देवस्थल विशेष का प्रचार ही मंदिरों का वास्तविक कायाकल्प है। और आप देखिए वहीं ये हर ऐसे पहल या फिर लकदक व्यवस्था को ही मंदिर विकास का पैमाना मान लेते हैं। मंदिर समिति यही यदि कोई सेवा शिविर चलाए
तब तो मंदिर होने का उद्देश्य ही पूरा मान लिया जाता है। वहीं सरकारों द्वारा तीर्थ स्थलों के आधारभूत ढांचा निर्माण तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने जैसी तथ्यों को एक सरकार का सामुदायिक हित में योगदान मान बैठते हैं, जबकि यह तो शासन का कर्तव्य है। ऐसे मसलों में एक अन्य नजरिया भी ध्यान में आता है, जिसके अनुसार यह किसी दल विशेष के प्रभाव वाली सरकारों द्वारा अपने मतदाताओं को लुभाने का एक तरीका भी है। वैकल्पिक व्यवस्था तो बात देवालयों की हो तो हर मंदिर देवताओं के जीवंत घर हैं। युगों युगों से ये चेतना के जागरण, संस्कृति के पुनर्जागरण एवं सांस्कृतिक मूल्य बोधों के प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन का एक व्यापक उपक्रम है। अन्यथा देवताओं की साधना कहीं एकांत में तो पूजा घरों में हो सकती है। सबसे दुखद यह है कि किसी मंदिर के महत्व का आकलन उसके ऐतिहासिक महत्व एवं प्रमाणों के बजाय चढ़ावे के आधार पर हो रहा है, जबकि मंदिर में कोई व्यवसायिक उपक्रम नहीं है। अब तो यह उपासना गृह है और इसकी व्यवस्था केवल इनके भक्त वृंद एवं साधु संघ अनुयायियों के अधीन होनी चाहिए। वहीं इसका एकमेव कार्य इस देवस्थान के धर्म से धर्म पंथ का प्रचार होना चाहिए और इसके लिए वे चाहे स्कूल कॉलेज चलाएं या फिर रोजगार एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का संचालन करें। अन्यथा आप देखते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कोई शिविर या फिर विवाह अथवा किसी उत्सव आदि का आयोजन करें और इनका यही काम है। पुरातन काल में हिंदू मंदिर एक कार्य करते भी थे। दुनिया भर के बौद्ध, ईसाई, मुस्लिमों के धार्मिक स्थल प्रबंधन भी ये सब करते हैं, किंतु एकमात्र हिंदू देवस्थलों का सरकारी अधिग्रहण, नियंत्रण एवं हिंदुओं के अंदर इस विषय में एकमत न होना इसे दुर्भाग्य का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। यदि ऐसा ही रहा तो ऐसी घटनाएं बारंबार होती रहेंगी। अतएव इस विषय में किसी वैकल्पिक व्यवस्था का विचार होना चाहिए। या मुस्लिमों के वक्फ या पर्सनल बोर्ड, सिखों की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अथवा विभिन्न ईसाई संस्थाओं के प्रारूप के अनुसार हो सकता है। ये वर्तमान परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कारक आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वतमाला पर अवस्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह संपूर्ण पर्वत विष्णुदेव को समर्पित है, जहां 7 पहाड़ियां हैं। यह मंदिर केवल अपनी सर्वाधिक आय ही नहीं अपितु अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो इसकी मान्यता पुरातन काल से है, किंतु इसे आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्री यंद से समृद्ध मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। अतएव यहाँ कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। यदि बात यहाँ के पूजा विधानों की करें तो यह आर्य रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। वास्तव में यह विशिष्टता द्वैत दर्शन एवं रामानुजी विष्णु संप्रदाय परंपरा का एक प्रधान एवं सर्वोच्च स्थान है। यह सनातन हिंदू धर्म की वह परंपरा है जिसमें आहार विचार की सर्वाधिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और आप देखेंगे कि वही यह देश का संभवतः इकलौता देवस्थान है जहां 2 विभिन्न पद्धतियों के अनुसार पूजा होती है। इसमें से एक पंचरात्र तो दूसरी बैखानस आगम पर आधारित। यह बैखानस पद्धति के अनुसरण वाला एकमात्र देवस्थान है। यह पुरातन पद्धति के यजुर्वेद के कृष्ण यजु के ओखे शाखा से निकली है, जो अब लुप्त प्राय भी है। बात मंदिर की आय की करें तो दर्शन शुल्क लड्डू प्रसादम इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। यहाँ के लड्डू प्रसादम इतने प्रसिद्ध हैं कि कई लोकप्रिय मंदिरों ने इसे अपने यहाँ प्रसाद के तौर पर प्रचलित किया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों के प्रबंधन पर भी सवाल क्यों उठते रहे हैं। वस्तुतः समस्या का मूल कारण मंदिरों को लेकर खड़ा किया गया दृष्टिकोण है। अब मंदिर में महज आकांक्षाओं की पूर्ति स्थल के तौर पर पहचाने जाते हैं, जहाँ हर कोई बस कामना पूर्ति के उद्देश्य से ही देव प्रतिमाओं के दर्शनार्थ कर जाता है। और सरकारों के लिए हर मंदिर तभी महत्वपूर्ण है जब वहां से अच्छी कमाई होती हो, क्योंकि शासन व्यवस्था के लिए मंदिर केवल आय का एक बेहतर माध्यम है। वहीं लगभग हर सत्ताधारी दल के लिए यह उसके लोगों के समायोजन एवं रोजगार के एक बड़े अवसर के रूप में भी है। वर्तमान परिस्थितियों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। यदि सरकारों ने कोई पहल नहीं की तो हिंदू जनमानस भी इस पर कहां अब तक एकमत रहा है। बात मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों की करें तो व्यापक हित की जगह व्यक्तिगत मसलों में भी मुखरता दिखता है। और इसका एक तत्कालीन उदाहरण तिरुपति मंदिर प्रसंग है। और यहाँ इतनी अव्यवस्था के बावजूद सदस्य या कर्मचारियों के किसी समूह ने प्रबंधन के विरुद्ध मुंह नहीं खोला है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी है सामने आना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है प्रदेश, कौन सा मध्य प्रदेश। और कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे मेडिकल हब और मेडिकल टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है। आजादी के बाद से लेकर सदी के आरंभ तक मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल
यह था कि प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा मात्र 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और अब आप देखिए बढ़ा दी गए। हिंदी में पढ़ाई भी करवाई जा रही है MBBS की। ये आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। और इन मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी इतनी कमी थी कि हर वर्ष 250-300 डॉक्टर ही निकला करते थे। वर्ष 2003 में आप देखिए आए राजनीतिक परिवर्तन के बाद ऐसा बदलाव आया कि मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के 14 मेडिकल कॉलेज हो गए और निजी क्षेत्र के अलग हैं। इन कॉलेजों से हर वर्ष 2000 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। 3 साल बाद लगभग 3000 डॉक्टर हर वर्ष निकलेंगे। स्नातकोत्तर डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां यह संख्या 300-400 के आसपास होती थी, आज स्थिति यह है कि 1300 विशेषज्ञ डॉक्टर मध्य प्रदेश में से तैयार हो रहे हैं और डॉक्टरों की वैसे भी हमारे देश में कमी है। यानी हम मेडिकल सेक्टर में आए बदलाव को देखें तो आज से 20 वर्ष पहले कांग्रेस सरकार में हम गांव-गांव में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात किया करते थे, जो बिना डिग्री डिप्लोमा के गांव में लोगों को प्राथमिक इलाज उपलब्ध करवाया करते थे। आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने की स्थिति में आ गए हैं। इससे हम ग्रामीण क्षेत्रों और के अस्पताल की स्थिति और बेहतर कर सकेंगे। उसी की बात हो रही है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए विश्व गर्भ निरोधक दिवस, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता। तो आप देखें गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण देश भर में होने वाली महिलाओं की मृत्यु की संख्या बेहद भयावह है। वह भी तब जब थोड़ी सी समझदारी और प्रयासों से इन सभी को बचाया जा सकता है। वस्तुतः हमारे देश समाज में आज भी किसी नवविवाहित महिला का परिवार यह जानने समझने का प्रयास नहीं करता है कि गर्भ धारण करने के संबंध में उस महिला की व्यक्तिगत राय क्या है। क्या वह इस बारे में स्वयं को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार समझती है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि इस विषय पर अधिक चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। परिवार नियोजन कौन सा साधन अपनाया जाए, और आप देखते हैं इस बारे में इतनी बात करने की जरूरत क्या है। कोई कह सकता है कि यदि एक के भी साधन उपलब्ध हो रहा है तो क्या वह पर्याप्त नहीं है। इसका जवाब एक ही है कि सभी के लिए एक उपाय सटीक नहीं हो सकते हैं। सभी की जरूरतें और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए जब आप अलग अलग तरह के साधन उपलब्ध करवाते हैं तो सभी की जरूरतें ठीक तरीके से पूरी कर पाते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पर ध्यान दें कि आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार के रूप में लें। भारत में आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पर ध्यान दें और आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार के रूप में लें। भारत में आज भी लाखों महिलाएं जिनका परिवार नियोजन से जुड़े इस जरूरी निर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग को देखेंगे तो भी आप सारा भार महिलाओं पर ही दिखाई देगा। सबसे ज्यादा जिस उपाय को अपनाया जा रहा है वह है महिला नसबंदी, जबकि सरकार की ओर से भी अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इनमें आप देखिए गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम और इम्प्लांट जैसे आधुनिक साधन भी है। ये आंकड़ा हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि जब हमारे पास इतने विकल्प उपलब्ध हैं तो फिर महिलाएं क्यों सबसे ज्यादा वही विकल्प चुनने को मजबूर हैं जो स्थायी है, जबकि ऐसे स्थायी उपाय अधिक उम्र के बाद ही अपनाने की सलाह दी जाती है। सरकार द्वारा ऐसे कई साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो आधुनिक और न केवल गर्भ धारण को रोकने में मदद करते हैं बल्कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और एवं भविष्य की योजना बनाने की स्वतंत्रता भी देते हैं। इसके साथ ही ये साधन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ उपाय कम उम्र में ज्यादा फायदेमंद होते हैं और उनसे आप जब चाहें तब गर्भ धारण को टाल सकते हैं और जब चाहें इनका उपयोग बंद कर सकते हैं। इसी तरह इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और इम्प्लांट जैसे आधुनिक साधन हैं जिनकी विफलता दर 1% से भी कम है। ये महिलाओं को लंबे समय तक गर्भधारण से बचाते हैं। इसके अलावा कई विकल्प ऐसे हैं जिनसे मासिक धर्म को नियंत्रित करने, मासिक धर्म को कम करने और एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखिम को कम करने जैसे लाभ भी हैं। महिला साक्षरता का प्रभाव, आप देखेंगे कि आज महिलाओं को संबंधित विकल्पों के बारे में पर्याप्त जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा तो उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। जब सही साधन का और सही तरीके से उपयोग किया जाएगा तो लोग आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार नियोजित परिवार हासिल कर सकेंगे। विभिन्न रिपोर्ट और अध्ययन भी बताते हैं कि लड़की की शिक्षा का स्तर यदि अधिक होता है तो उसकी शादी कम उम्र में होने की आशंका कम होती है
और उसके होने वाले बच्चों के बीच पर्याप्त अंतराल भी होता है। पढ़ाई की वजह में से अक्सर वह परिवार नियोजन के उपायों के बारे में भी जागरूक हो जाती है और उनके उपाय उपयोग के लाभों के बारे में भी है। महिला अपने पति और परिवार के लोगों को से बेहतर तरीके से इस संबंध में चर्चा भी कर पाती है। जागरूकता, देखिए हर समस्या का अगर समाधान चाहिए तो जागरूकता पहला कदम होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के बीच भारत में हर साल लगभग 4.85 करोड़ गर्भधारण हुए, जिनमें से 2.15 करोड़ अनपेक्षित, यानी कह सकते हैं कि वे अनचाहे थे। आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों की पहुंच और जानकारी की कमी इसका एक बड़ा कारण है। ऐसे में महिलाओं को अक्सर असुरक्षित गर्भपात का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और महिलाओं को यदि गर्भ निरोधक साधनों की बेहतर जानकारी और पहुंच मिले तो किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सकता है। गर्भ निरोधक साधन महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने की आजादी देते हैं और आप देखिए आधुनिक और विकसित भारत बनाता है तो गर्भ निरोधक उपायों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना होगा और साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ उनका सामाजिक व आर्थिक विकास भी होगा। एक समाज के रूप में यह दायित्व हम सभी पर है कि हम हर महिला को अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र और सशक्त निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।